नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा। आज हम गुणक की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर की बात करेंगे कि किस तरह से ये फंक्शन होता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि निवेश में वृद्धि होने से राष्ट्रीय आय में भी कहीं गुना वृद्धि हो जाती है। तो ये किस तरह से फंक्शन करता है कि क्यों बढ़ रहा है, वो हम प्रोसेस पूरा देखेंगे। गुणक की धारणा निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग व्यय के प्रभाव के माध्यम से आय में होने वाले कई गुणा परिवर्तन की व्याख्या करती है। अतः ये गुणक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में क्रिया करता है। देखो यहाँ पर क्या बात है, जैसे जब हम बोल रहे हैं कि निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि होती है, तो निवेश में कमी होने पर भी राष्ट्रीय आय में कई गुना की कमी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब निवेश में वृद्धि के कारण आय में भी कई गुना वृद्धि होती है तो गुणक आगे की ओर क्रिया करता है। उसकी फॉरवर्ड फंक्शनिंग हम बात करेंगे। जब इसके विपरीत निवेश में कमी होने के परिणाम स्वरूप आय में भी कई गुना कमी हो जाती है तो इसे गुणक की पीछे की क्रिया या बैकवर्ड एक्शन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या हम दो स्थितियों में करेंगे। पहली स्थैतिक समक्षणिक या तार्किक गुणक विश्लेषण, दूसरा है कालयुक्त गत्यात्मक अथवा क्रमिक गुणक विश्लेषण। ठीक है, दोनों को अलग अलग देखेंगे। इसमें हम स्थैतिक या स्टैटिक मल्टीप्लायर एनालिसिस देखेंगे। इसमें क्या है, स्थैतिक का मतलब क्या है, अर्थव्यवस्था में जो ही निवेश में परिवर्तन किया जाता है त्यों ही तत्काल कुल उपभोग व्यय, कुल उत्पादन तथा कुल आय में एक साथ परिवर्तन होता है। जब हम स्थैतिक की बात कर रहे हैं तो हम उस प्रोसेस को नहीं बता रहे हैं। जैसे एक लेवल पे हमारा जब इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ के था तब हमारी इनकम जितनी भी थी 200 करोड़ समथिंग की थी। अब जब बढ़कर ये 200 करोड़ हो गया तो इनकम बढ़कर हमारी 600 करोड़ हो गई सपोज। तो हमने डायरेक्ट हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये प्रोसेस क्या है इसको हम नहीं बता रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक स्थैतिक विश्लेषण हम देख रहे हैं कि तुरंत ही जैसे ही निवेश में कुछ परिवर्तन हुआ, हमारे उपभोग में, उत्पादन में और आय में क्या परिवर्तन हुआ उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई टाइम लैग नहीं दिखा रहे हैं। तो कुल स्वायत्त निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन तथा उसके द्वारा कुल आय में परिवर्तन के बीच कोई समय अंतराल नहीं होता। अर्थात अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त निवेश तथा कुल साम्य आय में एक साथ तत्काल बिना किसी समय अंतराल के परिवर्तन होता है। तो वो जो विश्लेषण है उसको हम स्थैतिक विश्लेषण कहेंगे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, देखिए हमने डेल वाई इक्वल टू डेल आई डॉट के। देखो इसका क्या मतलब था, ये हमने देखा था के क्या था, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल आई यहाँ आ गया और ये यहाँ रह गया। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डेल्टा वाई क्या है, के की वैल्यू हम लिख दें। के की वैल्यू क्या है, 1/1 माइनस एम पी सी इंटू डेल्टा आई। क्योंकि बी क्या है, एम पी सी है, तो यहाँ पर और सरल करने के लिए हम बी लिख सकते हैं 1, और इसको 1 माइनस बी को भी हम एम पी एस लिख सकते हैं। ये हमने देखा था एम पी एस, क्योंकि बचत की प्रवृत्ति और सीमांत की प्रवृत्ति दोनों एक के बराबर होती है। मतलब 100 रुपये यदि वृद्धि हुई, उसमें से 40 रुपये यदि कंज्यूम कर रहे हो तो 60 रुपये बचा रहे हो, तो दोनों की वैल्यू बराबर 1 ही होगी। तो 1 माइनस बी अपॉन 1 अपॉन एम पी एस भी हो सकता है। अतः गुणक का अंकीय मूल्य ज्ञात होने पर स्वायत्त निवेश में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले कहीं गुणा परिवर्तन तत्काल ज्ञात करना सरल है, कर सकते हैं हम। इसके अतिरिक्त उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा बचत की सीमांत प्रवृत्ति दी हुई होने पर भी आय में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है, 0.8 होने का मतलब क्या है, मतलब 80% है। यदि आपकी इनकम में 100 रुपये की वृद्धि हुई तो आप अपने कंजम्पशन में 80 रुपये की वृद्धि कर रहे हो। ठीक है, स्वायत्त निवेश में वृद्धि की राशि यदि 100 करोड़ रुपए है तो आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। तो डेल वाई आय में परिवर्तन कितना होगा, 1/1 माइनस एम पी सी इंटू डेल आई। तो जो निवेश में परिवर्तन कितना हुआ, 100 करोड़ हुआ, 1/1 माइनस 0.8। ठीक है, 0.8 को यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 आएगा, 2/10, तो ये आपका आएगा 500 करोड़। तो यहाँ पर आपको क्या देखने का मिल रहा है, जो आपके गुणक की वैल्यू है वो क्या है, 5 के बराबर है। 100 करोड़ निवेश में वृद्धि होने पर आपकी जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है वो 500 करोड़ के बराबर होगी। ठीक है, अब इसी को हम एक रेखाचित्र के माध्यम से देखते हैं, इसी प्रोसेस को। समक्षणिक गुणक स्थैतिक गुणक का रेखाचित्र निरूपण भी बहुत सरल है, जिसमें स्वायत्त निवेश में वृद्धि होने पर आय में वृद्धि तत्काल ज्ञात की जा सकती है। यह आगे रेखाचित्र में स्पष्ट है। प्रारंभिक निवेश एवं उपभोग रेखा
सी प्लस आई 45 डिग्री रेखा से संतुलन बिंदु ए है, जहां आई का प्रारंभिक स्तर y0 है, पर जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहते हुए स्वायत्त निवेश की मात्रा में वृद्धि के तुल्य होने पर नई अब की जो डिमांड करो सी प्लस आई प्लस डेल आई रेखा 45 डिग्री रेखा को नए संतुलन बिंदु बी पर काटती है, जहाँ आई का नया स्तर y1 है। अतः डेल आई के परिणाम स्वरूप आई में वृद्धि के डेल वाई इक्वल टू y0 y1 के बराबर। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा वापस समझिए, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा इसको देखिए। ये वही डायग्राम है जो भी हमने देखा था। ये हमने 45 डिग्री लाइन है हमारी y इक्वल टू सी प्लस आई, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर सी प्लस आई। अब क्या हुआ, निवेश में 100 करोड़ रुपए की हमने जैसे वृद्धि की, उसको हमने इसके माध्यम से बताया, इतनी हमारी वृद्धि हुई, ये हमने यहाँ इसको वृद्धि की। अब निवेश में वृद्धि होने पर पहले जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल था ए पॉइंट पे था, ठीक है, y0 हमारी राष्ट्रीय आय थी। अब क्या हुआ, राष्ट्रीय आय निवेश में वृद्धि होने से हमारा जो दूसरा संतुलन का बिंदु होगा वो बी पॉइंट पे मिलेगा और हमारी राष्ट्रीय आय बढ़कर क्या हो जाएगी y0 से y1। अब यहाँ पर जो निवेश में वृद्धि की तुलना में आपको y में अधिक अनुपात में वृद्धि हुई है, तो ये जो हमारा जो है ये क्या है कि स्टैटिक विश्लेषण, हमने डायरेक्ट ए से बी पॉइंट पर हमने दिखाया है कि निवेश में वृद्धि से डायरेक्ट हमें y में वृद्धि होगी। लेकिन हमने यहाँ पर ये चर्चा नहीं की है कि ए से हम बी पॉइंट तक कैसे गए। ऐसे डायरेक्टली क्या तुरंत ये संभव है कि निवेश में वृद्धि होते ही आपकी आय में वृद्धि हो जाएगी, तो इस प्रोसेस की चर्चा इसमें नहीं की गई, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बताने के लिए हमारा जो अगला विश्लेषण होता है उसको हम गत्यात्मक विश्लेषण कहते हैं, उसमें इस पूरी प्रोसेस की हम चर्चा करेंगे। तो इसकी आलोचनाएं क्या हुई, आलोचना ये है स्थैतिक विश्लेषण की कि व्यावहारिक दृष्टि से स्वायत्त निवेश में परिवर्तन का उत्पादन उपभोग आय के परिवर्तन की प्रक्रिया तत्काल नहीं होती। हम देखते हैं कि जैसे ही निवेश में वृद्धि हुई तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उत्पादन उपभोग और आय में वृद्धि भी तुरंत हो जाएगी, उसमें कुछ समय अंतराल देखने को मिलता है कि निवेश में बढ़ने के बाद, निवेश जब बढ़ रहा है, लोग प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उसके बाद लोगों की आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, फिर आय बढ़ेगी। तो इस तरह से एक प्रोसेस होगी जिसमें एक टाइम लेग हमें देखने को मिलता है, ना कि ये तुरंत प्रभाव से हमें दिखाई देता है। तो अतः तात्कालिक प्रभाव की मान्यता अनुपयुक्त है। इसी प्रकार सिद्धांत परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या भी नहीं करता है, इसमें कोई परिवर्तन मार्ग नहीं बताया गया है। ये सिद्धांत नहीं बता पाता कि स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होने पर कुल आय के पुराने साम्य से बदलकर अब का नया साम्य किस प्रकार प्राप्त होता है। ये विश्लेषण स्थैतिक है, अतः ये केवल स्वायत्त निवेश में प्रारंभिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में होने वाले कुल परिवर्तन की तात्कालिक व्याख्या मात्र है, ठीक है। इसी कारण हम अगला जो विश्लेषण देखेंगे वो है गत्यात्मक अथवा क्रमिक गुणक विश्लेषण, पीरियड डायनेमिक एंड सीक्वेंस मल्टीप्लायर एनालिसिस। अब देखो इसमें जो पहले वाले विश्लेषण में जो कमियां थी उसी को इसमें दूर किया गया है कि हम इसमें टाइम लैग की भी चर्चा करते हैं। कुल स्वायत्त निवेश में परिवर्तन तत्काल साम्य आय परिवर्तन को नहीं दिखाता, वस्तुतः कुल आय में परिवर्तन कुछ समय अंतराल के बाद होता है। क्रमिक गुणक या सीक्वेंस मल्टीप्लायर कुल स्वायत्त निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय की वृद्धि का क्रमिक चलचित्र प्रस्तुत करता है। ये बताता है कि आय में समयावधि के दौरान क्रमिक वृद्धि की प्रक्रिया का मार्ग क्या है, ठीक है। इसको हम इस एक टेबल के माध्यम से देखेंगे किस तरह से ये प्रोसेस होती है। जैसे सपोज हमने यहाँ पर पहले कॉलम में स्वायत्त निवेश में वृद्धि को देखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप पहले इसको। सेकेंड कॉलम में हमने उपभोग में वृद्धि कि इनकम निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है, बचत की वृद्धि कितनी है और आय में वृद्धि कितनी हो रही। जब पहली बार निवेश किया गया तो उपभोग में कोई वृद्धि नहीं होगी, अब बचत में भी कोई नहीं, हमारी पहली बार निवेश के बराबर आय में वृद्धि होगी 100 के बराबर। पहली बार निवेश हुआ तो राष्ट्रीय आय में भी 100 के बराबर वृद्धि हो गई, ठीक है। अब जो आय बढ़कर कितनी होगी 100 हो गई, तो इसका हमारा कुछ भाग, यदि हम MPC को 0.5 माने, मतलब 50% माने कि भाई कि यदि इनकम में परिवर्तन से यदि 100 रुपये की वृद्धि हो रही है तो कंजम्पशन में 50% चेंजेस होगा। तो वृद्धि कितनी हुई है यहाँ पर, थोड़ा सा देखना है इसको। हाँ सॉरी, वापस देखते हैं हम एक बार। तो इसमें क्या है, आय में कितनी वृद्धि हुई है 100 की, वे कब फर्स्ट पीरियड हम देख रहे हैं। अब जब हम MPC क्या मान रहे हैं 0.5, ठीक है। 0.5 होने का मतलब है कि 100 आय में यदि 100 की वृद्धि हुई है तो कंजम्पशन में 50% ही वृद्धि होगी। वो कैसे, हमने देखा था B डेल वाई, C क्या था हमारा,
बी डेल वाई, हमने ये बात की थी। तो बी क्या है, MPC है। 0.5 इंटू 100 करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 50 ही आएगी। ये हो गया। अब जब 100 में से 50 कंज्यूम हो गया या उपभोग पे व्यय हो गया तो बचत में वृद्धि कितनी होगी, 50 की। टोटल दोनों की इनकम क्या आएगी, 100 के बराबर। अब आय में वृद्धि कितनी होगी, 50 के बराबर ही होगी, क्योंकि यदि 50 रुपये तो आपने अपने पास रख लिए, 50 यदि आपने किसी उपभोग में खर्च किए तो वो 50 किसी और की आय बनी होगी। तो और ओवरऑल इकोनॉमी में कितनी वृद्धि हुई आय में, 50 के बराबर। ठीक है, पहले सेकंड फेज में। अब ये जो सेकंड फेज में जो 50 के बराबर वृद्धि हुई है, वापस इसका 0.5% यानी कि 50% क्या होगा, कंजम्पशन पे स्पेंड होगा, जिसकी मान लो सेकंड पर्सन की ये आय होगी। तो वो क्या करेगा, अपने 50 रुपये में से 25 रुपये सेव करेगा और 25 रुपये कंज्यूम करेगा, उपभोग करेगा। तो वापस यदि हम देखें सेकंड फेज में, तो यहाँ पर क्या है, देखो इसको इस तरह से देखो, यहाँ पर सेकंड फेज में B इंटू बी डेल वाई, ये आपकी इनकम थी इस तरह से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्वायर डेल वाई। ठीक है, अब वापस B इसका इस तरह से ये चलता रहेगा सर्कल, बी डेल वाई, बी स्क्वायर डेल वाई, बी क्यूब डेल वाई, बी 4 डेल वाई। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं कि जो हमारा कंजम्पशन है वो इनकम का कितना, 50% कंज्यूम कर रहे हैं इनकम में परिवर्तन का। तो हमारी बी डेल वाई कितनी थी, 50 थी, वही इसके इनकम के बराबर थी। इसका हमें 50% देखना है तो B से मल्टीप्लाई करेंगे MPC से, तो वो क्या है, 0.5 है। तो पहले फेज़ में हमारी जो कंजम्पशन था वो 50 का था, दूसरे में 25, तीसरे में 12.5। ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, देखो तीसरे फेज़ में देखो हमारी जो कंजम्पशन था, हमारा कंजम्पशन जो है वो 25 के बराबर बढ़ा है। तो 50 रुपये में से 25 यदि कंज्यूम हो रहा है तो 25 बचत हो रही है। और आय में वृद्धि क्या होगी, जो आपने कंजम्पशन पे स्पेंड किया है वही किसी दूसरे की इनकम होगी। मान लो 25 रुपये में आपने कुछ वस्तुएं खरीदी तो वो किसी तीसरे व्यक्ति की आय 25 रुपये के बराबर बढ़ा देगा। तो हम इकोनॉमी में देख रहे हैं कि जैसे सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो उसमें क्या है, यदि 25 रुपये बढ़ गई तो आय कितनी हो गई, 25 रुपये। अब 25 में से वापस 0.5 या 50% क्या होगी, बचत होगी, और 50% कंज्यूम होगा। तो क्या हो गया, B3 डेल वाई क्या होगा, 12.5, बचत कितनी होगी, 12.5। तो हमारी आय में वृद्धि भी क्या होगी, कंजम्पशन के बराबर 12.5। अब वापस ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी और लास्ट में हमें क्या मिलेगा कि कंजम्पशन में जो वृद्धि हुई है वो 100 के बराबर हुई है, बचत में भी जो वृद्धि हुई है वो 100 के बराबर हुई है, और आय में जो वृद्धि हुई है वो 200। टोटल हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारी वृद्धि है आय में वृद्धि वो हमें 200 को, इन सबको जोड़ने पर हमें मिलेगा 200। ठीक है, 200 ये कैसी होगी, C प्लस S भी कर सकते हैं हम, 100 प्लस 100 ये भी 200 हो गया। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जो ही स्वायत्त निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई तो पहले चक्र में 100 रुपये व्यय से लोगों की आय 100 करोड़ रुपए की बढ़ गई। पहली बार 100 रुपये व्यय हुआ मार्केट में, ठीक है, तो पहली बार लोगों की आय 100 करोड़ रुपये के बराबर बढ़ गई। दूसरी बार क्या होगी, तो पहली बार में डेल वाई इजगल टू डेल आई, तो जो डेल्टा वाई है वो डेल्टा आई के बराबर है। तो हम यदि ये जो आगे वाली जो प्रोसेस लिख रहे हैं इसमें हर जगह डेल्टा वाई की जगह डेल्टा आई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर दूसरे चक्र में 100 करोड़ रुपए आय में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC जो कि 0.5 होने पर आय में वृद्धि केवल 50 करोड़ की होगी, क्योंकि 100 करोड़ यदि वृद्धि हुई लोगों की आय में से तो वो क्या करेंगे, 50 करोड़ तो सेव कर रहे हैं, 50 करोड़ ही कंजम्पशन कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं, तो वो जो व्यय हुआ है वही किसी दूसरों की इनकम बनेगी। तो प्रोसेस चलती रहेगी, अर्थात B डेल आई के बराबर होगी। व्यय के तीसरे चक्र में आय में वृद्धि B स्क्वायर डेल आई के बराबर होगी। ऐसा क्यों, ये B स्क्वायर क्यों आया उसको वापस समझ लो। देखो B डेल वाई ये हमारी सेकंड फेज में थी, अब इसी का B पार्ट हम कंज्यूम करेंगे, इसलिए B इंटू बी होके ये B स्क्वायर आ गया। ठीक है, के तुल्य इस प्रकार क्रमिक वृद्धि का जो ये आपका क्रमशः होगा B क्यूब डेल आई, B4 डेल आई, ये BT-1 डेल आई। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। ये हमने आई इसलिए लिखा क्योंकि पहले फेज़ में डेल वाई डेल आई के बराबर ही था, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपको जो पूरा एक प्रोसेस हमें जो मिलेगा वो इस तरह से ये देखने को मिलेगा। अब इसी प्रोसेस को हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, रेखाचित्र के माध्यम से निरूपित करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है,
इसके अंतर्गत हमने पहले समयावधि उपभोग वक्र चक्र लिखा है, अवधि लिखी है, पहला पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे उपभोग तथा आय में वृद्धि को हमने लिया। पहले फेज़ में हमारी जो 100 करोड़ रुपए का निवेश किया था डेल आई, वो कितना था, 100 करोड़ है। दूसरे फेज़ में जो डेल्टा आई, ये आय में वृद्धि कितनी होगी, बी डेल आई के बराबर होगी, 50 करोड़ के बराबर। तीसरे फेज़ में हमने देखा था 0.5 के बराबर, तो 25 करोड़ के बराबर, 12.5, 6.25 और इसके बराबर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक पूरा समयावधि उपभोग चक्र है जिसके माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि एक पूरा एक प्रोसेस बताया हमने कि हमारी किस तरह से जो हमारा 100 करोड़ रुपए का निवेश था उसने राष्ट्रीय आय को 200 करोड़ तक बढ़ाया। तो इसमें हमने गत्यात्मक विश्लेषण के अंदर हम एक पूरी प्रोसेस को देख रहे हैं, पूरी चेन को हम देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें वृद्धि हुई। देखो ये एग्जाम्पल भी हमने लिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा, इससे जब हम इसको हमारी जो भी ये है 100 करोड़ है, बी की वैल्यू है, सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो डेल आई में जो परिवर्तन है वो 200 करोड़ रुपए के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसी को देखो यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देखिए एक बार, ये हमारा पहले ई पॉइंट था जो राष्ट्रीय आय y0 थी। अब हमने क्या किया, डेल आई के बराबर यदि निवेश में वृद्धि होती है तो क्या निवेश में जब वृद्धि हुई, पहली बार निवेश में वृद्धि हुई उसके बराबर हमारी राष्ट्रीय आय इतनी बढ़ गई, डेल आई भी बढ़ गया, डेल आई बढ़ी तो आय भी बढ़ गई। ठीक है, इतनी बढ़ गई, ये और ये बराबर रहेगा आपका ये वाला पॉइंट। अब क्या होगा, जितनी आय में वृद्धि हुई उसका 50% आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, तो वापस उसमें इतनी वृद्धि होगी, वापस इसके बराबर ही आपकी आय बढ़ जाएगी। अब जितनी आय बढ़ी है उसका 50% आपकी क्या वापस उपभोग में वृद्धि होगी। तो ये आपको ये पूरा एक सर्कल आपका चलता रहेगा और हमें लास्ट में हमें E1 पॉइंट मिलेगा जहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है OYT लेवल पर इक्विलिब्रियम पे है, जो हमें बता रही है कि निवेश में वृद्धि होने पर हमारी राष्ट्रीय आय में जस्ट डबल। अब देखो यहाँ पर जो आप देखोगे ना, ये आपके स्केल से जब बनाओगे तब ध्यान रखना, जब आपने 0.5 लिया है MPC तो ये आपको जस्ट डबल अमाउंट में मिलेगा। तो आप जब इसको बना रहे हो इसी तरह से ड्रॉ करोगे कि ये जो गैप है ये और ये वाला जो गैप है, ये गैप इस गैप से थोड़ा डबल होना चाहिए। ठीक है, तो स्केल से आप जैसे ये एक सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये 2 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ करोगे, जो आपकी पूरी प्रोसेस को क्लियर एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका जो ये पूरा हमने एक प्रायोगिक या गत्यात्मक विश्लेषण हमने देखा कि गुणक की प्रक्रिया या गुणक जो निवेश गुणक है किस तरह से काम करता है। यहाँ हमने देखा कि निवेश में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। निवेश यदि बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय आय में किस प्रकार वृद्धि हो रही है। ये तो हमें पता चल गया कि यदि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाया जा रहा है तो राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि देखने को मिलेगी, और वो किस तरह से उसमें वृद्धि देखने को मिलती है वो भी हमने देखा। देखो एक बार वापस इसमें कंक्लूड में कर दूँ इसको, निवेश गुणक क्या है, निवेश में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन को बता रहा है। ठीक है, या हम बोलें कि निवेश गुणक और राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक बताता है। अब यहाँ पर क्या है, क्यों बढ़ रहा है, निवेश में बढ़ने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्यों हो रही है, वो हमने देखा। क्योंकि निवेश में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि निवेश जैसे ही बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय आय में एक लेवल तक वृद्धि हो रही है, उसका एक भाग, सारा भाग नहीं लेकिन एक भाग कंजम्पशन पे स्पेंड हो रहा है, जो डिपेंड कर रहा है MPC पर, उपभोग की प्रवृत्ति पर। तो इसलिए हम बोला जाता है कि जितना ज़्यादा उपभोग की प्रवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा निवेश गुणक होगा, और निवेश बढ़ने पर राष्ट्रीय आय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि किसी की MPC यदि जो अल्प विकसित देश है माना जाता है कि उनकी MPC ज़्यादा होती है, तो और कभी भी जैसे मंदी की स्थिति है तो इस तरह से स्टेप लिए जाते हैं कि उनकी MPC बढ़े, लोगों की MPC बढ़े, मतलब मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उनकी बढ़ाई जाए, उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ाकर हम निवेश गुणक का मूल्य बढ़ा सकते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय आय को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से एक तो आपका पूरा निवेश गुणक का जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक था ये पूरा हुआ। इसके बाद इसकी और भी अवधारणाएं हैं, गुणक की बहुत सारी अवधारणाएं हैं, सरकारी व्यय गुणक, कर गुणक या बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, ये बहुत सारे जो है वो हम देखेंगे, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको थोड़ा समझिए और पढ़िए। तब तक के लिए
आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। और यदि इससे संबंधित कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।